Hey everyone, before we start, if this lecture helps you even a little, please hit the like button and subscribe to the channel. It means a lot and keeps me motivated to bring you more free high quality content. Also, don't forget to join our Telegram channel using the QR code on your screen or the link in the description. That's where you will get all the lecture slides, notes, PDFs, practice questions, and every study resources related to this course. Now, without wasting any more time, let's dive into today's topic. So आज का लेक्चर हमारा है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. सो व्हाट एग्जैक्टली सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस आपको पता होना चाहिए. सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म is a standard way of writing the Boolean expressions using and or not operations to design logical circuits. सो मेन जो चीज़ है कि हम SOP फॉर्म क्यों करते हैं, वो हमारा मेन कहाँ पे लिखा हुआ है. दिस इज दैट मेन एजेंडा ऑफ लर्निंग द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. सो होता क्या है बेसिकली कि आपने एंड गेट की टेबल पढ़ी. ओके जैसे कि आपको मैंने टेबल दी A B और यहाँ पे रिजल्ट आ गया. रिजल्ट को मैंने F से डिनोट कर दिया. ओके 0 0 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पे एंड गेट की टेबल बना दी. सो मैंने आपको रेंडमली एक टेबल दे दी और आपको अभी पता नहीं है एंड गेट है क्या है, बट आपने एंड गेट पता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी एंड गेट जैसी दिख रही है. यानी ये टेबल जो है, ये जो एफ ऑपरेशन है, ये एंड ऑपरेशन लगा हुआ है. और एंड ऑपरेशन लगा हुआ है तो ठीक है, इसका लॉजिकल सर्किट्स कैसा होगा. यहाँ पे एक एंड ऑपरेशन बनाया, उसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे रिजल्ट में एफ आ गया और यहाँ से मेरा ए और बी इनपुट आ गया. ओके सिंपल, आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया. बट अगर मैं अब आपको ऐसी कोई टेबल दूँ कि ए बी एफ और लेट्स सपोज थोड़ी बड़ी टेबल लेते हैं सी. ओके अब मैंने इसमें 3 वैल्यूज रखी 0 0 0. अगेन 3 इनपुट्स है, तो यहाँ पे इनपुट्स कितने हैं? इनपुट्स वेरिएबल 3. तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बने यहाँ पे हमारे 2 की पावर 3 दैट इज 8. तो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. ओके 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. ओके 8 कॉम्बिनेशन बना दियो और मैं रेंडमली यहाँ पे इनके आउटपुट्स लिख रहा हूँ. ओके जैसे 1 1 1 1 1. ओके और बाकी जगह का क्या आ गया सारा 0. अब आप मेरे को बता सकते हो कि अभी कौन सा ऑपरेशन है. अभी जो हमने जितने भी लॉजिकल गेट्स पढ़े थे, तो उनमें से आप बता सकते हो कि क्या ये एंड गेट है, क्या ये और गेट है, क्या ये नोट है, क्या ये नैंड है, क्या ये नोर है, क्या एक्सोर है या एक्सनोर है. ये कौन सा ऑपरेशन है? अब ये देखने से हम नहीं बता सकते, और एटलीस्ट चलो अगर बता भी सकते थे तो हम देख के ये तो बता सकते थे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था और ये हमें पता है 0 0 0 1 का कॉम्बिनेशन जो है वो एंड टेबल का है, तो बना दिया यहाँ पे डायरेक्टली. बट क्या हमें इसका पता है? ना तो ये एंड है, ना ये और है, ना नोट, ना नैंड, ना नोर, एक्सोर, ना एक्सनोर. ये कोई सा भी है इनमें, कोई सा भी नहीं है इनमें से. तो अब इसका हम लॉजिकल सर्किट कैसे बनाएंगे? ये जो हम सर्किट्स बनाते हैं, दिस कंप्लीट सर्किट, इस सर्किट को हम बोलते हैं लॉजिकल सर्किट. मतलब जिसमें हमारे लॉजिकल गेट्स यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल सर्किट. तो क्या हम अब इसका लॉजिकल सर्किट बना नहीं सकते? नहीं, हम इसका लॉजिकल सर्किट बना सकते हैं. तो लॉजिकल सर्किट बनाने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. हम इस पूरी टेबल को एक ऐसे एक्सप्रेशन में ले आएंगे, जैसे हम यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या था एफ का, दैट इज ए डॉट बी, यानी ए और बी के बीच में क्या है? एंड गेट. तो ऐसे ही हम इस पूरे के पूरी ट्रूथ टेबल को हम ऐसे एक फॉर्म में ले आएंगे जिसको हम कहेंगे बूलियन एक्सप्रेशन या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, और ऐसे फॉर्म में लाने के बाद
फिर हम उसका लॉजिकल सर्किट बना सकते हैं। तो देयर आर 3 स्टेप्स। ओके, स्टेप्स के लॉजिकल सर्किट बनाने के, steps to create logical circuit। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप क्या है हमारा कि टू हैव अ ट्रूथ टेबल, क्रिएट अ ट्रूथ टेबल, या फिर जो भी आपको ट्रूथ टेबल दी हुई होगी वो टेबल बनाओ पहले तो। ओके, फिर उसका लिखो बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन लिख लिया। बूलियन एक्सप्रेशन जैसे हमने ऊपर ये एंड ऑपरेशन का लिखा हुआ है वैसा ही ये बूलियन एक्सप्रेशन। ये लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे करो डिज़ाइन दी लॉजिकल सर्किट। फिर आप लॉजिकल सर्किट बनाओ, आपका ईजिली और बड़े आराम से लॉजिकल सर्किट बन जाएगा। ओके, तो जो SOP है, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये SOP जो है ये इतने से इतने के प्रोसेस है। मतलब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे आने के लिए जो बीच में हमारा कंसेप्ट यूज़ होता है, दैट कंसेप्ट इज़ नॉन एज दी SOP। मतलब ट्रूथ टेबल को एक ऐसी फॉर्म में लेके आना जिससे हम उसका लॉजिकल सर्किट बना सके, उसको बोलते हैं हम SOP फॉर्म। ओके, अब इस SOP को हम डिवाइड मतलब सेपरेट करते हैं कुछ वर्ड्स में। सो SOP, so first term is sum of product। ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या समझ में आ रहा है कि पहले हम किसी चीज़ का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसको प्लस करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? SOP। ओके, अब SOP की यहाँ पे एक डेफिनेशन, हम डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ ली कि इसका पर्पस देख लिया हमने कि क्यों होता है और कैसे होता है। हमने ऊपर डेफिनेशन में 2 चीज़ मेंशन हो करी थी, एंड और नॉट, दीज 3 वर्ड्स, एंड और नॉट। यानी इसका मतलब क्या है कि बूलियन एक्सप्रेशन में हमारे एंड गेट भी यूज़ होंगे, जैसे हमारा इधर एंड इसमें यूज़ हो रहा है हमारा एंड ऑपरेशन, वैसे ही फिर और भी होगा, नॉट भी होगा। अब आपने देखा हो कि एंड के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, और के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं। तो क्या ये प्रोडक्ट हो गया हमारा, और जो प्लस है हमारा वो क्या हो गया? सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी और ऑफ एंड। तो पहले हम एंड ऑपरेशन करेंगे किन्हीं वेरिएबल्स का, फिर उसके बाद उसका और ऑपरेशन करेंगे। ओके, मतलब मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो एंड ऑपरेशन होता है वो एंड ऑपरेशन क्या लेता है? डॉट, यानी एंड का सिंबल क्या होता है? डॉट, जिसमें हम 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे A डॉट B। ओके, और सम का क्या मतलब होता है? और ऑपरेशन, जिसका हम करते हैं प्लस, यानी A प्लस B। तो पहले हम किसी चीज़ का एंड ऑपरेशन करेंगे, फिर उसका और ऑपरेशन करेंगे, तो हमारे पास SOP फॉर्म आ जाएगी। तो मोटा मोटा अभी क्लियर हो गया होगा आपको ऊपर से कि SOP फॉर्म क्या होती है। तो इसकी मैं एक यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, एंड टर्म्स। ठीक है, एंड टर्म्स जिसको मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट। ओके, एंड टर्म्स जिसको मैंने बोला प्रोडक्ट आर एडिड टुगेदर। जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया वैसे ही चीज़ है कि जो हमारी एंड टर्म्स होती है हम उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं एक साथ, यूजिंग द व्हाट? यूजिंग द और ऑपरेशन, जिसको हमने क्या बोला? सम। ओके, यही मेन चीज़ है। मतलब हमारे पास कुछ टर्म्स है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आई जिसके बीच में हमारा डॉट लगा हुआ है, फिर हमने प्लस करके फिर दूसरी टर्म के साथ जिस पे डॉट लगा हुआ है, फिर तीसरी टर्म के साथ जिस पे भी डॉट लगा हुआ है। ओके, तो ऐसा कुछ, इसको हमने क्या बोला? SOP। ओके, पहले हमने प्रोडक्ट किया, दिस इज प्रोडक्ट, फिर उसका क्या कर दिया बाकियों के साथ? सम, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए? अब SOP फॉर्म बनाते कैसे हैं अब हम वो देखेंगे। अब SOP फॉर्म हमें मेन एजेंडा समझ में आ गया कि क्यों यूज़ होती है। ओके, अब ये जो हमने एग्जांपल लिखा था, हम इसी एग्जांपल की एक काम करते हैं, SOP फॉर्म निकालते हैं और सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं SOP फॉर्म। लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर। सो कॉपी, ओके, सो वी हैव दिस ट्रूथ टेबल। सो जो हमारा पहला स्टेप था किसी भी लॉजिकल सर्किट को बनाने का, वो हमारा पहला स्टेप खत्म हो चुका है कि लॉजिकल ट्रूथ टेबल होना चाहिए हमारे पास, वो हमारे पास आ गई। ओके,
अब हमें इसका लॉजिकल सर्किट कन्वर्ट करना है, तो लॉजिकल सर्किट कन्वर्ट करने से पहले हमें इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। और बुलियन एक्सप्रेशन अभी हम इस लेक्चर में एसओपी समझ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पीओएस समझेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी इसका उल्टा। अब सम ऑफ प्रोडक्ट में हमारी जितने भी टर्म्स होती है, ओके, या फिर अभी इतने से ही करते हैं शुरू। ओके, एसओपी फॉर्म में हम क्या करते हैं, एसओपी फॉर्म में हम सिर्फ जो प्लस वाली टर्म्स है, हम सिर्फ उन्हीं को उठाते हैं। ओके, जैसे अब एसओपी फॉर्म में ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक बार हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। सो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो पहला रूल क्या है, पहला रूल हमारा ये है कि जो हमारा आउटपुट है, दैट आउटपुट शुड बी हाई। मतलब हमने देखा था कि जो ट्रूथ टेबल होती है उसमें जो आउटपुट होता है, जो हमने एफ ऊपर लिखा था, वो एफ जो होता है कभी कभी ज़ीरो होता है। ओके, इट इज़ कभी कभी ज़ीरो होता है ये, और कभी कभी क्या होता है 1। तो ये इनको क्या बोला हमने, हाई, और इसको क्या बोला, लो। तो एसओपी फॉर्म में हम जो सिर्फ प्लस है, जो हमारा आउटपुट हाई वाली टर्म्स है, सिर्फ हम उसी को कंसिडर करते हैं, यानी इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे और इसको कंसिडर करेंगे, बस। बाकी चीज़ हमारे लिए सारी क्या हो गई, नेगलेक्ट, इसको हमें देखना भी नहीं है, हम सिर्फ इन्हीं टर्म्स के साथ अपनी बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो पहला कंडीशन क्या होता है, आउटपुट शुड बी हाई। सेकेंड इज कि अब इसमें नॉर्मल वेरिएबल और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल, आई थिंक आप लोगों को पता हो नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है। नॉर्मल वेरिएबल whose value is low, high, and complemented variable is variable whose value is low। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो हम f=1 को ही कंसिडर करेंगे सिर्फ, और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारे पास 3 आउटपुट दे रखे हैं ए बी सी, और उसमें क्या क्या दे रखा है 0 0 1, और अब इसमें दे रखा है, तो हम ए को हम क्या लिखेंगे, ए बार, बी को लिखेंगे हम बी बार, और सी को क्या लिखेंगे हम सी। मतलब जिसकी वैल्यू 1 है, जिसकी वैल्यू हाई है, उसको तो हमने क्या कंसिडर किया, नॉर्मल वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू लो है उसको हमने क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल। तो जिसकी वैल्यू 0 है यानी लो है, उसको हमने कॉम्प्लीमेंट बना दिया, और जिसकी वैल्यू हाई है उसको नॉर्मल रहने दिया। अब मान के चलो एक और आता है ए बी सी का हमारा कुछ नया, जैसे 0 0 0, तो इसमें हमारा क्या हुआ, ए बार बी बार सी बार, क्योंकि तीनों ही लो थे। अगर हमारा ए बी सी ऐसे 1 1 1 आता है तो क्या हुआ, ए बी सी, क्योंकि तीनों ही हाई है। ओके, समझ गए। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं, मतलब 0 को हम क्या कंसिडर करते हैं, लो, और लो के कोरस्पॉन्डिंग हम उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल, और कॉम्प्लीमेंटेड को कोरस्पॉन्डिंग हम उसको लिखेंगे बार, और 1 को के लिए क्या लिखेंगे, हाई, नॉर्मल वेरिएबल, और उसके लिए क्या लिखेंगे, नॉर्मल ए। सो ये रूल याद रखिए पूरा, क्योंकि इन पीओएस में इसका उल्टा होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए इनको याद रखो रूल्स को। ओके, ऑल टर्म्स आर एडिड टुगेदर using OR operation। all terms, all variables in each term are product together using AND operation। ओके, मतलब अभी भी हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल लिखे हुए हैं, जो हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, तीनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे भी क्या ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन। ऐसे ही
जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हमारे हर एक टर्म में वो सारे प्रोडक्ट किसके साथ होते हैं, एंड ऑपरेशन के थ्रू। और उन सारे टर्म्स को फिर जब हम प्लस करेंगे एक साथ लिखेंगे किसके थ्रू, और के थ्रू। सो दीज आर द ओनली बेसिक रूल्स फॉर यूजिंग द एसओपी टर्म्स। अब हम क्वेश्चन अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम करते हैं इसका। ओके अब मैंने पहले बताया था कि कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बने यहाँ पे हमारे, इनपुट्स कितने थे हमारे 3, तो कॉम्बिनेशंस कितने बने थे हमारे 2 की पावर 3 दैट इज 8। सो इन 8 को मैंने एक नंबर दे दिया, एक डेसिमल नंबर अलॉट कर दिया जो कि हमेशा 0 से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे मैंने इनको डेसिमल नंबर क्या दे दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये याद रखना कि अगर 8 कॉम्बिनेशंस बने तो उनके जो नंबरिंग होगी वो 0 से लेकर कहाँ तक हुई 7 तक। यानी इन जनरल फॉर्मेट अगर हमारे पास इनपुट्स कितने हैं, अगर इनपुट्स हमारे पास n है तो कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे 2 की पावर n। तो नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 2 की पावर n-1 तक। ओके अब क्या हुआ, अब मेरे को इसमें कौन कौन सी टर्म्स कंसिडर करनी है। एक तो दिस वन क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है हाई, एक ये टर्म इसकी वैल्यू क्या है हाई। मतलब जोन सी वैल्यू 1 है मैं सिर्फ उन्हीं को उठा रहा हूँ, यानी इसको भी ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू। ओके आगे हमारे पास तो टोटल यहाँ पे कितनी टर्म्स है 5 टर्म्स। अब इन 5 टर्म्स को हम बोलते हैं मिन टर्म्स, यानी इसको भी और इसको भी इसको भी हर एक को क्या बोलते हैं हम मिन टर्म्स। और मिन टर्म्स को डिनोट किससे करते हैं m और i, मतलब स्मॉल m और फिर i। स्मॉल m तो डिनोट करता है m, मिन टर्म का m, और i क्या डिनोट करता है कि वो कौन सी मिन टर्म है। इज इट मिन टर्म 0, जैसे ये वाली टर्म है दिस इज हमारी कौन सी होगी मिन टर्म 0। ये वाली कौन सी होगी मिन टर्म 1, मिन टर्म 2, मिन टर्म 3, मिन टर्म 4, मिन टर्म 5, मिन टर्म 6, मिन टर्म 7। तो मतलब जो भी डेसिमल नंबर है वो उसके i में आ जाएगा। ओके अब m1 है तो ये भी मिन टर्म, बट हम इसको उठा नहीं रहे क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 0 है, ये भी मिन टर्म ही। ओके अब इन सारी को उठा लिया। अब मिन टर्म की डेफिनेशन क्या है, मिन टर्म की डेफिनेशन कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे मिन टर्म की डेफिनेशन लिखेंगे। मिन टर्म्स क्या है, मिन टर्म्स आर स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स used to represent logical expressions and truth table। एंड से पहले की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम इंटरसाइड टर्म्स का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको मिन टर्म्स। ओके और जो एसओपी होती है उस एसओपी में मिन टर्म्स की वैल्यू क्या होती है हाई। जब हमने यहाँ पे लिखा था आउटपुट शुड भी आए, हम इसकी जगह ये भी लिख सकते थे कि मिन टर्म इज हाई, मिन टर्म इज हाई और एक्टिव। ओके हम ये भी लिख सकते थे इसको। So are should building blocks used to represent logical expressions and truth table। अब एक और पॉइंट क्या आता है इसमें, a min term is a product। अब ध्यान से समझना, हम अभी ये कहानी किसकी कर रहे हैं एसओपी की, और एसओपी को अभी हमने लिखा था कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे हमारे हर एक टर्म में वो सारे किसके प्रोडक्ट होते हैं एंड ऑपरेशन के थ्रू। और जितनी भी टर्म्स होती है उन्हीं टर्म्स को हम क्या बोलते हैं मिन टर्म्स, जो अभी मैंने यहाँ पे समझाया। ओके तो उन्हीं मिन टर्म्स को बोलते हैं मिन टर्म्स। तो यानी मिन टर्म्स में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे किसके थ्रू होते हैं एंड ऑपरेशन के थ्रू। ओके यानी अगर मेरी ये कोई मिन टर्म है और ये मिन टर्म के लिए वेरिएबल्स आ रहे हैं तो इन टर्म्स के बीच में क्या होगा एंड ऑपरेशन होगा, समझे। इसके बीच में क्या होगा एंड ऑपरेशन। ये भी मिन टर्म है, इसके
वेरिएबल्स के बीच में क्या होगा, एंड ऑपरेशन, समझ गए। सो यही मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, अ मिन टर्म is a product term that equals 1। ओके, मेन डेफिनेशन अब आई है कि मिन टर्म है, मिन टर्म एक प्रोडक्ट है, जितने भी वेरिएबल्स है उसका उन सब का प्रोडक्ट है, यानी एंड ऑपरेशन लगता है सबके बीच में, और जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ओके, समझे। सो अब हम इसका आगे शुरू करते हैं। अभी तक ये सारा थ्योरी, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है। अब जितना भी आएगा वो सारा न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। सो अब हमने मीन टर्म्स ले ली कि कौन कौन सी 1 है, कौन कौन सी नहीं है। ओके, अब 0 0 0, तो अब इस टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, इस f को मैंने लिखा जो कि कौन से वेरिएबल है, ए, इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ए बी सी, और इसी ऑर्डर में लिखेंगे। अगर ए सबसे लेफ्ट में लिखा हुआ है हमारा, तो यहाँ पे भी हम सबसे लेफ्ट में लिखेंगे ए, फिर हमारा क्या लिखा हुआ है बी, फिर बी है तो फिर बी लिखेंगे, और फिर सी है तो फिर सी लिखेंगे। ओके, एफ ए बी सी। अब इसमें हमारी कौन कौन सी हाई है, एक तो 1, जोन सी हाई है, यानी जिसके कोरस्पॉन्डिंग 1 वैल्यू है, अब हम वो 1 वैल्यू लिखेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे हमारी 1 वैल्यू कौन सी है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव एक्टिव एक्टिव। कोरस्पॉन्डिंग क्या नंबर है इसका, मिन टर्म का M0 M2 M4 M5 M7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि भाई कौन कौन सी एक्टिव है, हम यहाँ लिखेंगे समेशन। एसओपी फॉर्म में हमेशा यहाँ पे क्या यूज होता है, समेशन, समेशन स्मॉल m, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एसओपी की। एसओपी में किसकी कौन सी टर्म्स यूज होती है, मिन टर्म्स। तो समेशन मिन टर्म्स का m, और फिर कौन कौन से नंबर, एक तो 0 नंबर हमारा एक्टिव है, एक हमारा 2 नंबर एक्टिव है, एक हमारा 4 नंबर एक्टिव है, एक 5 नंबर एक्टिव है, और एक 7 नंबर एक्टिव है। ओके, एक 0 2 4 5 7। ओके, सो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, यानी अब मैंने इस ट्रूथ टेबल को इतनी पार्ट में तो लिख लिया कि अगर मेरे को कल को अपने किसी दोस्त को बताना पड़े कि भाई तेरे को ये ट्रूथ टेबल लिखनी है, या फिर मेरे को पेपर में कभी चीटिंग करके बताना पड़े कि भाई ये टेबल बना दे फटाफट, तो मैं उसको ये नहीं बताने बैठूंगा कि पहली का 1 लिख, दूसरी का 0, तीसरी का 1 0 1, या फिर मैं यूँ भी नहीं बोलूँगा 1 0 1 0 1 1 0 1, तो वो कन्फ्यूज़ होकर कुछ और गलत भी लिख के आ सकता है। तो मैं उसको डायरेक्टली क्या बोलूँगा कि भाई मिन टर्म्स की फॉर्मेट में ये नंबर है, ये लिख ले। मिन टर्म्स के मैं नंबर्स क्या बोलूँगा, सिर्फ 0 2 4 5 7, तो उससे वो समझ जाएगा कि यानी 0 वाला भी एक्टिव है मेरा, 2 वाला भी एक्टिव है, 4 वाला भी एक्टिव, 5 भी एक्टिव, 7 भी एक्टिव। तो वो जहाँ 0 होगा, 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1 लगा देगा, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 1, 5 के कोरस्पॉन्डिंग, 7 के कोरस्पॉन्डिंग, और बाकी जितने बच गए वो सारे वहाँ पे क्या लगा देगा, 0। सो यानी मैं इस ट्रूथ टेबल को इस छोटी से नंबर्स की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अब ये तो आया नंबर्स के फॉर्मेट में हमने लिख दिया। अब बूलियन एक्सप्रेशन तो अभी भी नहीं आया हमारा। बूलियन एक्सप्रेशन आता है कि जब हम वेरिएबल्स लिखते हैं ए बी सी डी वगैरह, तो वो अब 0 है तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आया, ए बी सी। अब मिन टर्म्स है, एसओपी फॉर्म लिख रहे हैं, तो एसओपी में 0 हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल। तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे, ए या ए बार, ए बार लिखेंगे हम। ए किसके लिए लिखते हैं, अगर 1 होता तुम्हारा, तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, दिस इज ए बी, ए बार, बी बार, सी बार। 2 के लिए ए बार, अब यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 यानी एक्टिव, तो बी क्या हो गया, नॉर्मल वेरिएबल, तो इसको नॉर्मली लिखेंगे बी। फिर 0 आ गया, 0 यानी कॉम्प्लीमेंटेड, तो यानी सी को क्या लिखेंगे, सी बार, और ऐसे ही 4 को लिखेंगे, दैट इज़ ए बी बार सी बार। 5 को लिखेंगे ए बी बार सी, और लास्ट को लिखेंगे हम ए बी सी। सो इस फॉर्म को हमने लिख दिया इस फॉर्मेट में। ओके, सो अब जो हमारे पास ये आया है, इसको हमने क्या बोला, दिस इज आवर बूलियन एक्सप्रेशन। यस, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द बूलियन एक्सप्रेशन। तो अब हम सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं। ओके, अब जो हमारा लॉजिकल सर्किट बनाने का था वो स्टेप्स, वो हम स्टेप पे आ चुके हैं। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हम इस बूलियन एक्सप्रेशन को हमने इसका एक नाम दे रखा है, नामकरण कर रखा है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कैनोनिकल
SOP फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड कैनोनिकल SOP फॉर्म। अब स्टैंडर्ड कैनोनिकल SOP फॉर्म क्या होती है? इट इज द SOP फॉर्म that is directly written from the truth table and each term has all the variables either in complemented form और नॉर्मल फॉर्म। आई थिंक डेफिनेशन से बहुत क्लियर हो रहा है कि स्टैंडर्ड कैनोनिकल SOP फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड कैनोनिकल SOP फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम ट्रूथ टेबल से डायरेक्टली अपने बूलियन एक्सप्रेशन को लिखते हैं और उस बूलियन एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स है, ओके, हर एक टर्म में हमारा क्या होता है, हर एक टर्म में हमारे सारे वेरिएबल्स होते हैं। यानी अगर ट्रूथ टेबल में हमारे ABC 3 वेरिएबल्स है तो इसमें भी हमारे कितने हैं? ABC सब में है हमारा ABC, तीनों के तीनों वेरिएबल्स है। अगर ट्रूथ टेबल में हमारे ABCD होते हैं, 4 वेरिएबल्स होते, तो हमारे यहाँ पे भी चारों के 4 आते अपने आप। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी और चेक करने की ज़रूरत नहीं थी कि इसमें D क्यों नहीं आया, वो अपने आप आता D। ओके, अब वो ABC या तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे या फिर वो नॉर्मल फॉर्म में होंगे, बट होंगे ज़रूर। ओके, सो दिस इज स्टैंडर्ड कैनोनिकल SOP फॉर्म। अब अगर इसका अब सेकंड स्टेप पूरा हो गया, नाउ कम्स स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 क्या है? टू डिजाइन आवर लॉजिकल सर्किट। ओके, टू डिजाइन लॉजिकल सर्किट। अब लॉजिकल सर्किट के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमने 3 इनपुट्स ले लिए ABC और तीनों की एक वायरिंग खींच दी, लंबी सी एक तार लेके पूरी उस वायर को हमने बिछा दिया। ओके, सो A, B, sorry for this, C। ओके, अब हमने क्या कर लिया? तीनों बना दिए। अब हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन जो था, अब उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करना है, तो मैं एक बार यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ दिस कंप्लीट लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, अब हमने इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिज़ाइन करना है। सबसे पहले इसमें क्या है? अब इसका एक तरीका है, हम क्या करेंगे, हम इसकी कॉम्प्लीमेंटेड की तार रो ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंटेड यानी हम इसका A बार रो बना लेंगे। ऐसे ही B का हमने क्या बनाया? B बार, और इसका भी क्या बना लिया हमने? C बार। ओके, वापिस से तीनों की अलग अलग लाइंस खींच दी हमने, मतलब वायरिंग कर दी पूरी। सो यहाँ पे हमने एक वायरिंग कर दी है, फिर हमने B की वायरिंग कर दी, फिर हमने A की वायरिंग कर दी। ओके, तीनों की वायरिंग होगी। अब तीनों की वायरिंग के बाद अब हमने क्या करना है? लॉजिकल सर्किट डिज़ाइन करना है बस। तो हमारी सबसे पहली टर्म क्या है? हमारी A बार, B बार, C बार। यानी हमें A बार को कनेक्ट करना है, B बार को कनेक्ट करना है और C बार को कनेक्ट करना है। यानी इन तीनों को कनेक्ट करना है। तो यहाँ से एक पॉइंट लिया, यहाँ से एक कनेक्शन लिया और यहाँ से एक कनेक्शन लिया। अब तीनों में क्या हमारा? एंड गेट। यहाँ पे A बार, B बार, C बार तीनों में एंड गेट है। अब एंड गेट हमारा कितना इनपुट गेट होता है? 2 इनपुट गेट। तो मैं इसको क्या करूँगा? पहले A और B के बीच में, A बार और B बार के बीच में बना लूँगा। फिर जो इनपुट आएगा उसको मैं किसके साथ कर लूँगा?
सी बार के साथ। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या था, ए बार बी बार सी बार, और यहाँ पे क्या आ गया, ए बार बी बार और यहाँ पे सी बार। तो यहाँ से पूरे में क्या आ गया, ए बार बी बार सी बार। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ पे, ए बार बी सी बार। ए बार, पहले ए बार की वायरिंग ली, फिर बी, तो बी की वायरिंग ली अब, फिर सी बार, फिर सी बार की वायरिंग ली। ओके, तो इसका गेट लगाया हमने एंड गेट, फिर जो आउटपुट आया फिर इसके साथ एंड गेट लगाया। यहाँ से आ गया हमारा ए बार बी सी बार। तो हेयर इट इज सी बार, हेयर इट इज ए बार बी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज ए बी बार सी बार। तो पहले हमने ए की वायरिंग ली, फिर हमने किसकी ली, बी बार की वायरिंग, फिर सी बार की वायरिंग। ओके, अब पहले इसकी कर दी हमने, वो आप पहले उसकी कर लो, किसी की भी कर लो, बस आपको सर्किट बनाना है। फिर इसकी वायरिंग कर दी, तो यहाँ से ए बार बी बार सी बार आ गया। नाउ नेक्स्ट कौन सी है, ए बार ए बी बार सी। तो पहले ए की वायरिंग ले ली, ए, फिर बी बार, फिर सी। ओके, ए बी बार सी, और अगली कौन सी है, ए बी सी, यानी ए की वायरिंग, बी की वायरिंग और सी की वायरिंग। यहाँ से क्या आ गया, ए बी सी। अब हमारे पास सारी मिन टर्म्स आ चुकी है। अब इन मिन टर्म्स के बीच में हमारा क्या है, प्लस लगाना है, यानी प्लस, यानी दिस इज, अभी तक ये था हमारा एंड ऑपरेशन। ओके, या फिर मैं इसको, दिस वाज आवर एंड ऑपरेशन एंड दिस इज आवर और ऑपरेशन। ओके, अब और ऑपरेशन के लिए हमें क्या लगाना होता है, और गेट लगा देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पहले और गेट इसका लगा दिया एक, ठीक है, एक और गेट इसका लगा दिया साइमल्टेनियसली। ठीक है, और एक ये आ गया। अब इसके बीच में और गेट लगा दिया, फिर इसके बीच में आ गया, तो इसके बीच में और गेट लगा दिया। यस, ठीक है। अब यहाँ से अभी तक क्या रिजल्ट आया है, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार। यहाँ से क्या आया, ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी, और यहाँ से ए बी सी। फिर इन दोनों का प्लस हुआ, तो यहाँ से क्या आया, ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। फिर इन दोनों का प्लस हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल एफ। सो ये हमारा क्या हो गया, इसका लॉजिकल सर्किट। तो अब हम उन्हें उस पूरी को इस लॉजिकल सर्किट में डिज़ाइन कर दिया। बट अब इसमें हमारे कितने गेट्स यूज़ हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल हमारे कितने गेट्स यूज़ हुए, गेट्स यूज 17। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा है, 17 गेट्स आर टू मच। ओके, तो अपनी कॉस्टिंग बढ़ाने के लिए, जिससे इससे क्या होगा कि हमारी कॉस्ट क्या होएगी, कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब कॉस्ट को कम करने के लिए, अभी तक आपका ख़त्म हो चुका है, नंबर आपको पूरे मिल जाएगा यहाँ पे, बट कॉस्ट को कम करने के लिए जो हम इसका अगला स्टेप करते हैं, दैट इज़ हम निकालते हैं उसमें मिनिमल एसओपी फॉर्म। मिनिमल एसओपी फॉर्म क्या होता है कि हमें पता है कि इसमें कुछ ना कुछ रेडंडेंसी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसको हम लाइक सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं ए बार और सी बार को कॉमन ले लूँ, मतलब अगर ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, अगर मैं इसमें से ए बार सी बार को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा सिर्फ बी बार प्लस बी, और बी बार पर बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ओके, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए बार सी बार के। तो बस यहाँ पे एक नोट गेट इसका लगेगा, एक नोट इसका लगेगा, और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमारा क्या लगेगा, फिर एंड ऑपरेशन इसका लगेगा।
तो टोटल कितने गेट्स यूज़ हुए हमारे, 1 2 3। और अगर मैं यहीं पे यूज़ करता तो पहले नॉट गेट नॉट गेट नॉट गेट नॉट गेट नॉट गेट, 5 तो यहीं पे ही हो गए, तो प्रोडक्ट्स कितने हो गए, ज़्यादा हो गए। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि हमारे नंबर ऑफ़ गेट्स जो वो कम लगे, और जिससे हमारी कॉस्टिंग होगी सर्किट को डिज़ाइन करने की वो भी हमारी कम लगे। सो अब मैं क्या करूँगा, नाउ हियर आवर टॉपिक इज simplification of canonical form, यानी जो कैनोनिकल फॉर्म थी अब हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। अब कैनोनिकल फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए अभी हम लास्ट लेक्चर में बूलियन अलजेब्रा पढ़ के आए, उसी बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम ये आगे करेंगे। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको अभी भी रिवीजन की ज़रूरत हो बूलियन अलजेब्रा की, तो आप प्लीज़ एक बार जाके प्रैक्टिस करके आइए बूलियन अलजेब्रा की, क्योंकि हर बार यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, सो अब यहाँ से मैंने क्या किया, ए बार सी बार को कॉमन लिया और बचा क्या, बी बार प्लस बी। आगे एज इट इज़ मैंने यहाँ पे टर्म्स को कॉमन रखा। ओके, अभी मैंने सिर्फ इन दोनों को कंसीडर किया था। अब यहाँ से क्या वैल्यू है मेरी, ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ए बी बार सी प्लस ए बी सी। अब आप और क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को कंसीडर कर लीजिए, ए बार सी बार ए बी बार सी बार। अब यहाँ से मैं ए सी को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से बी बार प्लस बी आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी। ओके, अब मैं क्या कर दूँगा, मैं इन दो टर्म्स को कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ए को कॉमन लिया, तो बचा गया बी बार सी बार प्लस सी। मैंने यहाँ क्या लगा दी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्या बचा अंदर, बी बार प्लस सी और सी बार प्लस सी। ओके, सो यहाँ से मेरे पास टर्म क्या आई, ए बार सी बार प्लस ए बी बार प्लस सी, क्योंकि ये तो आगे क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 को मैंने यहाँ से डायरेक्टली हटा दिया। ओके, वापस अगर आपको इसको एक्सपेंड करना तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं इसको अगेन। सो ए बार सी बार प्लस ए बी बार प्लस ए सी। सो ये हमारी क्या आ गई, फॉर्म। तो ये जो फॉर्म आई, अब हमने इसको क्या बोला, मिनिमल फॉर्म, क्योंकि अब इसके आगे आप इसको नहीं कर सकते। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, आप यही ऊपर वाले स्टेप पे रुक जाते बस। ओके, अच्छा, बट वो एसओपी टर्म नहीं रहती। अगर अगर मैं यहीं पे रुक जाता तो ये हमारी एसओपी टर्म नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये वाइट तो ठीक है, चलो प्रोडक्ट हो गया, फिर उसके बाद सम हो गया उसका, बट यहाँ पे क्या हुआ, पहले उसका सम हुआ फिर उसका प्रोडक्ट हुआ, तो यहाँ गलत हो गया। तो इसलिए इसको एसओपी में लिखने के लिए हमें इसको इस फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, दैट इज़ ए बार सी बार प्लस ए बी बार। और जहाँ पे बच्चे बहुत गलती करके आते हैं। ओके, सो ये जो हमारे पास फॉर्म आई है, अब इस फॉर्म को हमने क्या बोला, दिस इज़ आवर मिनिमल एसओपी फॉर्म। मिनिमल यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर एक मिन टर्म में जो होगा सारे वेरिएबल्स होंगे। अब जैसे जो पहली मिन टर्म है, इसमें बी नहीं है, इसमें हमारा सी नहीं है, इसमें अगेन बी नहीं है, तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक टर्म में हमारा, सो ईच टर्म डज नॉट हैव ऑल दी वेरिएबल्स, मतलब सारे वेरिएबल्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं यूँ भी नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इसका अगर हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे, सर्किट डिज़ाइनिंग, तो ए बी सी, सो हेयर इट इज़ ए की वायरिंग, बी की वायरिंग, सी की वायरिंग, अगेन
ओके, अब हमें क्या करना है, ए बार सी बार। ओके जी, ए सी बार भी आ गया, ए बार भी आ गया, इसका एंड गेट बना दो। ए बी बार यानी ए भी आ गया हमारा और बी बार भी आ गया, ठीक है जी, बना दिया। और बोलो, अगला है ए सी यानी ए भी आ गया, सी भी आ गया, गेट बना दिया, ठीक है जी। यहाँ से ए सी आ गया, यहाँ से ए बी बार आ गया, यहाँ से हमारा ए बार सी बार आ गया। ओके, वापिस से इसका क्या कर दिया हमने, और गेट। फिर यहाँ से जो आया इसका वापस क्या कर दिया, और गेट। ओके, फिर यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया एफ। सो कितने गेट्स इसमें यूज हुए, गेट्स यूज इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल गेट्स कितने यूज हुए, 8 गेट्स। तो हमारी कॉस्ट क्या हुई, अब यहाँ से कॉस्ट कम हो गई। ओके, सो दिस वाज मिनिमल फॉर्म। अब मिनिमल फॉर्म को, अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन हमारे जितना हमने अभी तक कवर किया है हमारे उस टाइप के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा कुछ अलग सी बात नहीं है। अब बस एक टाइप का और जो इसमें टॉपिक आता है, दैट टॉपिक इज कि हम अब मिनिमल फॉर्म को कैनोनिकल में कैसे लेके जाए। हम कैनोनिकल को मिनिमल में कैसे लेके आए वो तो हमने देख लिया कि बूलियन अलजेब्रा लगा के हमें सिंपलीफाई कर करके उसको मिनिमल फॉर्म में हमें ले आना है। बट मिनिमल को कैनोनिकल में कैसे लेके जाए, अब इसी फॉर्म को हम वापस ऊपर लेके जाते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा। कॉपी एंड दिस इज पेस्ट। ओके, अभी हमारे पास जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हमें किस में लेके जाना है, कैनोनिकल फॉर्म में। तब होना क्या होता है, अब ये याद रखिए कि मान के चलो यहाँ पे है हमारा एक संता, दिस इज संता और दिस इज बंता, और दोनों के बीच में क्या आ गया हमारा, एंड ऑपरेशन। अब एंड ऑपरेशन क्या बोलते हैं, जो हमारा ब्रह्मास्त्र रूल था कि एंड 0 और 1, उसमें क्या कंसेप्ट होता था कि अगर एंड के पास अगर एक भी 0 आ गया तो वो आउटपुट क्या देगा, 0। ओके, यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा। अब पॉसिबल केसेस क्या हो सकता है, संता ने 0 कर दिया तो अब बंता की वैल्यू, बंता की कोई इंपॉर्टेंस रह गई। अब एंड ने देखा कि भाई एक भी 0 आ गया तो मेरे को तो वैसे भी 0 ही करना है, ब्रह्मास्त्र के रूल के हिसाब से एंड 0 और 1 है, यानी अगर एक भी 0 आ गया तो मैं 0 कर दूंगा। तो इसने देखा कि संता का 0 है तो यहाँ पे 0 कर दो, बंता की कोई वैल्यू नहीं है कि चाहे उस पर 0 आए चाहे वो 1 करे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसी 0 से संता के 0 से ही बता दूंगा कि वो 0 है। ओके, यानी एंड के लिए फिर बंता की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। अब अगर यहीं पे ही अगर मैं बोल दूं कि संता ने कर रखा था 1, ओके, संता ने 1 कर रखा था, तो अब एंड ने देखा कि भाई इसका तो 1 है, अब बंता का ही देखना पड़ेगा। अगर बंता ने 0 किया तो 0 आएगा, बंता ने 1 किया तो 1 आएगा। तो मतलब किस पे डिपेंड हो गया सारा का सारा सिस्टम, बंता के ऊपर। अगर बंता ने 0 किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि एक 0 आ गया तो 0 आ गया। अगर बंता ने 1 किया तो 1 का क्या आएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो वो सारा सिस्टम किस पे डिपेंड हो गया, बंता के ऊपर। तो यानी एंड को किससे फर्क पड़ता है, एंड को मतलब अगर सारा सिस्टम मेरे को बंता पे डालना था तो मेरे को लेफ्ट एक इनपुट को क्या करना था, 1। तो अब वही सीन यहाँ पे हमारा है कि अगर मेरे को सारे इनपुट इस पे डालना है, इंपॉर्टेंस इसकी इतनी ज़बरदस्त रखनी है कि सारा आउटपुट हमारा इसी पे डिपेंड करे, तो मेरे को यहाँ पे साइड में क्या डालना पड़ेगा, 1। मतलब 1 डाल सकता हूँ मैं, ठीक है, अगर मेरे को 1 डालना हो तो 0 और 1 में से अगर मेरे को कोई ऑप्शन दे कि 0 लिखेगा यहाँ पे या फिर 1 लिखेगा, तो मैं 1 को चूज़ करूँगा, क्योंकि अगर 0 को चूज़ किया तो उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। ओके, वो 0 ही आउटपुट देगा। बट अगर मैं यहाँ 1 को लिख देता हूँ तो वो सारी इंपॉर्टेंस अभी भी ए बार सी बार की ही रहेगी। सो इसलिए मैं यहाँ पे इसको 1 में कन्वर्ट करूँगा। 1 में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, मैं इस बी प्लस बी बार कर दूँगा। ओके, ऐसे ही ए बी बार, और यहाँ पे मेरा सी मिसिंग है तो सी के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सी प्लस सी बार कर दिया, तो सी प्लस सी बार। और यहाँ पे मेरा कौन सा मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बी प्लस बी बार। अब यहाँ मैंने ए बार सी बार बी, अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ए बार सी बार बी बार, ए बी बार सी, ए बी बार सी बार, ए बी सी और ए बी बार सी। नाउ अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम ही है,
तो जोन जोन सी टर्म सेम है उसको हम हटा रहे हैं। अब चेक करो कि क्या यही टर्म थी हमारी, क्या यही हमारी कैनोनिकल टर्म थी जो हम ऊपर पढ़ के आए। तो चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैनोनिकल टर्म हमारी यही थी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एसओपी। अब अगर आपको एसओपी अच्छे से आ गया तो आप पीओएस बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि पीओएस इसका डायरेक्टली अपोजिटली उल्टा है। मैं सेम फॉर्मेट की तरह ही समझाऊंगा वो। मतलब यहाँ पे अगर मैंने संता बनता का एग्जांपल लिया था, बट उस बीच में अगर मैंने एंड लिया था तो वहाँ पे मैं और ऑपरेशन लेके समझाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ एसओपी बोला है तो मैं यहाँ पीओएस लिखूंगा। ओके, जहाँ जहाँ मेरे पहले एंड गेट्स यूज हुआ है वो एंड गेट में वहाँ पे पहले और गेट यूज होंगे, और गेट की जगह मेरे क्या यूज होंगे, एंड गेट यूज होंगे। डायग्राम हमारे उल्टे हो जाएंगे। ओके, मेन चीज कहाँ पे आएगी हमारी, अगर मैंने यहाँ पे मिन टर्म्स बोला तो वहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, मैक्स टर्म। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे मिन टर्म की वैल्यू इक्वल 1 बोला है और यहाँ पे प्रोडक्ट बोला है तो वहाँ पे आ जाएगा मैक्स टर्म। यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह आ जाएगा सम, 1 की जगह आ जाएगा 0। तो मतलब